गुड मॉर्निंग बच्चों। इस सत्र की पहली हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं पाठ 1 से। पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ है। पार्क के पास खड़ा परिवार सूचना पट पर लिखे निर्देश को पढ़कर पार्क के खुलने का समय पता कर रहे हैं। मन की बात कहने के कई साधन होते हैं। यही साधन भाषा कहलाते हैं। इससे पहले भी पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, यानी कि दूसरों के विचारों को हम समझते हैं और इसी विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। आइए देखिए भाषा का रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक या कथित भाषा यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। भाषा के इस रूप को पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों ही प्रकार के व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति मुख से बोलकर अपने मन की बात कहता है और दूसरा कानों से सुनकर उसकी बात समझता है। व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, मुख से बोली जाने वाली भाषा सभी समझते हैं। दिए गए चित्र में कुछ मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं रेखा अपने मित्र से बातें कर रही है। देखिए रेखा क्या कह रही है। रेखा कहती है, हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। और दूसरी ओर टेलीफोन पे उसकी सहेली है जो उसकी बातों को सुन रही है और समझकर उसको जवाब दे रही है, हाय, कैसी हो तुम। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना, सुनना आता है। मौखिक भाषा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मौखिक भाषा के अंदर बोलना और सुनना आता है। आइए अब पढ़ते हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा यह भाषा का प्रमुख एवं प्रमाणित रूप है। इसे केवल पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि छात्र ने अपनी कॉपी में कविता लिखकर अध्यापक को दिया है। ये देखिए, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छात्र है जो अपनी कॉपी में कविता लिख रहा है। और दूसरे चित्र से हम ये देख सकते हैं कि छात्र ने अपनी कविता किसको दी है? छात्र ने अपनी कविता अध्यापक को दी है और अध्यापक उसे पढ़कर समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये भाषा लिखित भाषा कहलाएगी। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना एवं पढ़ना आता है।
आइए पढ़ते हैं भाषा के कुछ अन्य रूप। भाषा का एक अन्य रूप है सांकेतिक भाषा। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट करने के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करते हैं। वे अपने मन की सारी बातें इशारों यानी संकेतों के द्वारा ही कह देते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, चौराहे पे खड़ा सिपाही संकेतों के माध्यम से ही वाहनों को नियंत्रित करता है। आपने कभी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है जो हाथों से इशारे करता है, और आपने देखा होगा कि उसके हाथ के एक इशारे पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं और गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो इसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिसमैन है जो कि अपने हाथों से इशारा कर रहा है और उसके इशारे पर गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों में लोग संकेतों के माध्यम से अपनी बातें कह रहे हैं और अन्य लोग समझ रहे हैं। इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात कहना और दूसरे का समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्योंकि लेकिन इससे कोई बात पूर्ण तरह स्पष्ट नहीं होती है। संकेतों के द्वारा कोई बात हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कह सकते। तो इस वजह से सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य भाषाओं के बारे में। संसार में अनेक देश हैं। सभी देशों की अपनी अपनी एक मुख्य भाषा होती है। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ कुछ देश और उनकी भाषाएं उनके सामने दी गई हैं। जैसे भारत में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। बांग्लादेश बंगला, जापान जापानी, इटली इतालवी, नेपाल नेपाली, चीन चीनी, मिस्र अरबी, रूस रूसी, हॉलैंड अंग्रेजी। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो संसार में अलग अलग देशों में बोले जाने वाली कुछ भाषाएं हैंगी। आइए पढ़ते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अलग अलग राज्य जैसे असम में रहने वाले लोग असमिया बोलते हैं। केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम कहलाती है। पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। उड़िया, गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र मराठी तथा कर्नाटक कन्नड़। तो ये भारत के कुछ भिन्न भिन्न राज्यों में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। आइए पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बारे में। हिंदी का प्रयोग लिखने, पढ़ने और समझने में देश के ज़्यादातर हिस्सों में इसका प्रयोग होता है। हम ये जानते हैं कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी हमारी राजभाषा है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के प्रयोग के समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उस ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार संस्कृत, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं, जैसे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बंगला, अंग्रेजी की रोमन आदि। व्याकरण, आइए अब जानें कि व्याकरण किसे कहते हैं। जिन शास्त्रों के नियम के माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा ही हम हिंदी को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। जैसे आइए देखते हैं कुछ अशुद्ध वाक्यों के उदाहरण, जो शुद्ध वाक्यों को इनको शुद्ध वाक्यों में बदला गया है। जैसे अशुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है? नेताजी ने शपथ ग्रहण की। अब ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है। आइए अब इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं। नेताजी ने शपथ ग्रहण किया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरे साथ चलेगा। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप मेरे साथ चलेंगे। अशुद्ध वाक्य सुनने में अटपटा सा लगता है, सुनने में कानों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सीखते हैं, जो कि सुनने में भी बहुत ही सरल और अच्छा लगता है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से आप व्याकरण के महत्व को तो समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। आइए जरा एक बार फिर से दोहरा लें। विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना ये सभी भाषा के अंग हैं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतया अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है तथा राजभाषा दोनों ही है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी इन भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। और अंत में सबसे मुख्य, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। तो आज हमने सीखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, और व्याकरण के बारे में हमने जाना कि व्याकरण का क्या महत्व है। तो आज के पाठ में बस इतना ही।
थैंक यू।